हेलो पॉपुलर्स, दिस इज योर आइस भाई एंड आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे क्लास 11 के आरओ बुक का एक बहुत ही इजी पीजी सा पार्ट जिसका नाम है मियां नसीरुद्दीन। ये जो पार्ट है ना वो ट्रस्ट में बहुत ही ज्यादा इजी है। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देने वाला हूँ जिसे तुम लोग मिस नहीं कर सकते हो। और साथ ही में एक बार वीडियो को कंप्लीटली देख लोगे तो तुम लोग अपने एग्जाम में इस पार्ट से फुल मार्क्स लेके आओगे, ये मेरी गारंटी है। साथ ही में तुम लोग इंस्टा और टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो, वहां ज्वाइन करके तुम लोग मेरे दिल के करीब रह सकते हो। तो अब आराम से चुकू मुकू बैठो एंड आज की 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। एंड सबसे पहले मैं तुम लोगों को मिलवाना चाहूंगा इस पार्ट के सबसे मेन कैरेक्टर से। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। हेलो बच्चों, मैं मियां नसीरुद्दीन हूँ। इस पार्ट का सबसे मेन कैरेक्टर मैं एक नान भाई हूँ, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो अलग अलग तरह की रोटियां बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर है। दिल्ली में मैं 56 प्रकार की रोटियां बना लेता हूँ और ये मेरा एक खानदानी पेशा है जो बहुत समय से चला आ रहा है। नमस्ते बच्चों, मैं इस पार्ट की लेखिका हूँ। तो यार तुम लोग मुझे भूलने की गलती तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि मुझे भूलोगे तो पार्ट कैसे समझ आएगा। मैं हूँ तुम्हारा वन एंड ओनली स्टोरी टेलर भैया जो तुम लोगों को इस पार्ट को बहुत ही अच्छे से समझाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों का पार्ट शुरू होता है और लेखिका बोलती है कि अगर उस दिन मैं मिटिया महल के रास्ते से ना गुजरती तो मैं नान भाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन को कैसे जान पाती और उनकी रोटियां बनाने के अंदाज की लुत्फ कैसे उठा पाती। इतने सारे राजनीति साहित्य के हजार कलाकारों के बीच मैं उन्हें कभी जान ही नहीं पाती। तो एक दोपहर की बात है, लेखिका जामा मस्जिद के सामने मिटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर निकल पड़ती है और वहां रास्ते में वो देखती है कि एक अंधेरी दुकान पे बहुत ही तेजी से आटा सानने की आवाज आ रही होती है और बहुत ही तेजी से आटा सन रहा होता है। मैं ये देखकर वहां रुक गई और सोचने लगी कि शायद सेवैया बनाया जाएगा, लेकिन पूछने पे आगे पता चला कि मैं खानदानी नान भाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान पे खड़ी थी। मियां प्रसिद्ध थे 56 प्रकार की अलग अलग रोटियां बनाने के लिए, यानी कि 56 तरह की अलग अलग रोटियां बनाने के लिए वो बहुत ही ज्यादा फेमस थे दिल्ली में। लेखिका जब दुकान के अंदर झांकती है तो वो देखती है कि मियां नसीरुद्दीन चारपाई यानी कि चौकी के ऊपर बैठकर बीड़ी फूंक रहे होते हैं। और जब वो गौर से उनके चेहरे की तरफ देखती है तो उस चेहरे पे साफ साफ बहुत ज्यादा अनुभव दिख रहा होता है। उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स और भोलापन दिख रहा होता है और आईब्रो में एक कारीगर का तेज दिख रहा होता है। अब मियां नसीरुद्दीन लेखिका को देख लेते हैं और कस्टमर समझकर बोलते हैं, फरमाइए क्या चाहिए आपको यहाँ से? आपके पास वक्त है तो मुझे केवल बस एक सवाल आपसे पूछना है। निकाल लेंगे थोड़ा वक्त, लेकिन आप ये तो बताइए आपको पूछना क्या है? कहीं आप अखबार वाले तो नहीं है ना? हम अखबार बनाने वाले और पढ़ने वाले दोनों को निठल्ला समझते हैं। हम कामकाजी आदमियों के पास उनसे बात करने का समय ही नहीं होता है। खैर, आपने यहाँ आने की तकलीफ उठाई है तो आप पूछ लीजिए कि आपको क्या पूछना है। आपने ये अलग अलग प्रकार की रोटियां बनाना कहाँ से सीखी? मियां नसीरुद्दीन अब अपनी नजरों को लेखिका की तरफ फेरते हुए गुस्से में कहते हैं, क्या मतलब है आपका? एक नान भाई अपने हुनर को सीखने कहाँ जाएगा? क्या एक सपेरे के पास जाएगा, आईना बेचने वाले के पास जाएगा, तेल बेचने वाले के पास जाएगा, धातु बनाने वाले के पास जाएगा, कि रफू करने वाले के पास जाएगा अपने हुनर को सीखने के लिए? ये तो हमारा एक खानदानी पेशा है जो बहुत समय से चला आ रहा है। और अगर ज्ञान या फिर हुनर की बात करें तो ये हुनर मुझे अपने पिताजी वालिद उस्ताद से मिली है। ये मेरे बाप दादा और पूर्वजों की हुनर है जो मैंने सीखा है और मेरे पिताजी के मरने के बाद मैंने इस दुकान को बहुत ही अच्छे से संभाल लिया। आपके वालिद वो कौन थे? मियां नसीरुद्दीन ये सुनते ही बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं और अपने पिताजी को याद करने लगते हैं। उनके चेहरे को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वो किसी गहरी सोच में है, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर से वो अपने सिर को हिलाते हैं। अचानक से उनका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। मेरे जो पिताजी थे वालिद उस्ताद, वो बहुत ही प्रसिद्ध एक नान भाई थे
और लोग उन्हें मियां बरकत शाही नान बाई गड़ैया वाला के नाम से जानते थे। यहाँ पे बरकत शाही उनके पिताजी का असली नाम था, नान बाई रोटी बनाने वालों को कहते हैं, और गड़ैया उनके मोहल्ले का नाम था। मेरे दादाजी का नाम आला नान बाई मियां कल्लन था। आपको उन दोनों में से दी गई किसी की भी कोई शिक्षा याद है क्या? कोई भी काम को नसीहत से यानी कि केवल सुनने से नहीं सीखा जा सकता, काम को करने से ही आता है। पर आप ये तो बताइए कि जब आप इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर आपको क्या कहा? आपको कुछ बुलवाना ही है तो मैं बोल ही देता हूँ कि सपोज कर लो कि एक जो बच्चा है वो अपने उस्ताद के पास बैठकर पढ़ रहा है, तो जो भी उस्ताद उसे बोलता है तो वो बच्चा उसके पीछे पीछे रिपीट करता है यानी कि दोहराता है। तो इसी तरह से वो बच्चा आगे सीख पाता है जो भी उसका उस्ताद उसे समझाना चाहता है, और सही बोलने के बाद उसका उस्ताद उसके सिर पे थपथपाता है यानी कि आशीर्वाद देता है। तो कुछ ऐसे ही मैंने भी अपने काम को बहुत ही अच्छे से सीखा है। यहाँ पे मियां नसीरुद्दीन ये कहना चाहते हैं कि उनके पिताजी ने भी उन्हें ये कला धीरे धीरे करके बहुत ही अच्छे से सिखाई। अब मियां नसीरुद्दीन आगे कहते हैं, समझे साहब, एक तो पढ़ाई कुछ इस तरह से होती है और दूसरी तरह की पढ़ाई कुछ इस तरह से होती है कि मान लीजिए कि एक बच्चा है जो विद्यालय जाता है, ना वो प्रेप पढ़ता है, ना 1 क्लास पढ़ता है, ना 2 पढ़ता है, सीधे वो तीसरी कक्षा में जाकर बैठ जाता है। तो मुझे आप ये बताइए कि उस बच्चे के साथ क्या होगा? आप ही बता दीजिए कि क्या होगा। मेरी समझ से तो ये बात बाहर है। मियां इस बात पे हंसने लगते हैं जोर जोर से और कहते हैं, इस बात को मैं अभी तुरंत ही साफ कर देता हूँ। मान लीजिए कि मैं भट्टी बनाना ना सीखता, भट्टी में आग देना ना सीखता, बर्तन धोना ना सीखता, तो मैं ये जो गला है नान बाई का, इसे कैसे सीख पाता? मियां नसीरुद्दीन मेरे तरफ ऐसे देखते हैं जैसे कि उन्हें मुझसे कोई जवाब चाहिए हो, लेकिन फिर वो खुद ही आगे बोलते हैं, शिक्षा के बाद शिक्षा को ग्रहण करना ही बड़ी बात होती है। हाँ साहब, मान लिया, लेकिन ये तो बताइए कि यहाँ पे और भी नान बाई हैं? बहुत सारे हैं, लेकिन खानदानी सिर्फ एक है जो कि मैं हूँ। इस बात को लेकर मेरे दिमाग में एक बहुत ही पुरानी बात आई है। देखिए, मेरे जो पूर्वज थे वो राजा महाराजों के यहाँ काम किया करते थे या खाना बनाया करते थे। एक बार बादशाह ने एक ऐसा हुक्म दे दिया जिसे सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। बादशाह ने हुक्म दे दिया कि एक ऐसी चीज बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से बने। क्या वो ऐसी चीज बना पाते हैं? जरूर बनी, और बादशाह सलामत ने खूब चाव से खाया और बहुत ही ज्यादा तारीफ भी की। लेखिका बहुत ही उत्सुकता से उस खाने वाली चीज की नाम पूछती है, लेकिन मियां नसीरुद्दीन उस चीज का नाम बताने से मना कर देते हैं और बोलते हैं, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है ना कि खानदानी नान बाई कुएं में भी रोटी को पका सकते हैं। ये कहावत सच्ची है क्या? और क्या, झूठ थोड़ी है। रोटी जो है वो हमेशा आग में पकती है, झूठ में नहीं पकती है। ठीक ही कहा आपने, लेकिन आपको एक बात बताने का कष्ट करना होगा। पूछिए जो पूछना है, बात ही तो पूछ रहे हैं ना, कौन सा मेरी जान ले रहे हैं आप? जान की भी क्या बात बोली। मेरे पिताजी जो थे वो 80 साल तक जिंदा थे और मेरी उम्र भी 70 साल हो चुकी है। पता नहीं मैं कब तक टिकूंगा इस दुनिया में। मुझे बस ये जानना है कि आपके बुजुर्गों ने तो शाही बावर्ची के तरह महाराजों के यहाँ काम किया होगा। ये बात तो पहले हो चुकी है ना। हाँ हुआ तो, लेकिन मुझे ये जानना था साहब कि उन्होंने दिल्ली के किस बादशाह के लिए काम किया। बाल की खाल क्यों निकाल रहे हो? एक बार बोल दिया ना कि वो काम करते थे, इससे ज्यादा आपको जानने की क्या जरूरत है? है तो काफी, पर अगर जान लेते तो थोड़ा वक्त से मिला लेते। किससे मिलाते आप वक्त को जनाब? वक्त को वक्त से किसने मिलाया है आज तक? खैर, मैं उनका नाम बता देता हूँ अगर आपको इतना जानने का मन है तो। उनका नाम जहांपना बादशाह सलामत ईन है। अब तो आपको संतुष्टि मिल गई ना। कौन से बादशाह थे? क्या वो बादशाह जफर थे? फिर अलट पलट के आप वही टॉपिक पे बार बार आ जाती है। एक बार नाम बता दिया ना, इस नाम को लिख लीजिए,
कौन सी आपको चिट्ठी भेजनी है उन्हें, जो आपको एकदम सही नाम पता ठिकाना चाहिए उनका। अब मिया इन सारी बातों से बहुत ज्यादा बोर होने लगते हैं एंड टॉपिक को इधर उधर चेंज करके अपने अलग अलग कामों में लग जाते हैं एंड फिर आगे बोलते हैं, अरे ओ बब्बन मिया भट्टी सुलगा दो, बहुत ज्यादा काम है इस दुकान में। ये बब्बन मिया कौन है साहब? अपना कारीगर है और कौन होगा। लेखिका उनसे ये भी पूछना चाहती थी कि क्या उनके बच्चे भी है और है भी तो कितने हैं, लेकिन उनके हाव भाव को देखकर वो सोचती है कि ये प्रश्न उनसे नहीं पूछना चाहिए एंड फिर वो आगे एक और दूसरा प्रश्न पूछती है, क्या ये आपके शिष्य है और आपसे सीखते हैं कि केवल पैसों के लिए काम करते हैं यहाँ पे? ये मेरे जागीर मतलब कि केवल शिष्य नहीं है, इन्हें मैं पैसे भी देता हूँ। एक लिमिटेड आटे को सानने के लिए मैं 2 रुपया देता हूँ और एक सीमित मैदे को सानने के लिए मैं इन्हें 4 रुपया देता हूँ प्रतिदिन। आप मुझे ये बताइए कि ज्यादातर कौन सी रोटियां भट्टी पे पकती है। अब उन्हें लेखिका से बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिर भी वो आगे बोलते हैं, बकरखानी, शेरमाल, तफ्तान, बेशनी, खामरी, रुजमाली, गाव, डिड्डा, गजीबान, तुनकी, ये सारी रोटियां मैं बहुत ही अच्छे से बनाता हूँ। तुनकी रोटी की बात करें तो वो तो पापड़ से भी महीन यानी कि पतला होता है, कभी आइएगा फुर्सत से, मैं आपको जरूर खिलाऊंगा। मियां नसीरुद्दीन आगे एक बहुत ही गहन सोच में पड़ जाते हैं और उदास होते हुए कहते हैं, वो जमाना अब चला गया है जब लोग हम नानबाई और हलवाई की कदर करना जानते थे। अब आखिर क्या रखा है इस दुनिया में, लोग तो अब खाना खा भी लेते हैं और एक बार अच्छे से तारीफ भी नहीं करते हैं। वो ऐसा करते हैं जैसे तारीफ करने में उन्हें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा वीडियो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। मेरे इस छोटे से मेहनत के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को। जस्ट इमेजिन जितने व्यूज होंगे इस वीडियो में उतने लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारे चैनल कितना जल्दी ग्रो हो जाएगा। तो यार प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। अब तुम्हारे स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आंसर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और हाँ, इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 5K लाइक्स। आई होप तुम लोग कंप्लीट करवा दोगे। इंस्टा पे फॉलो कर लेना। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।